तो हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं द बोनस के एडिटर अंशुमन तिवारी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हर्ष। कुछ कुछ नहीं है मगर है ये दुनिया, अपनी अपनी नज़र है ये दुनिया। आज बाजार दुनिया को दो तरह से देखेगा और यही दिलचस्प दिन है। आज बाजार को एक तरफ युद्ध डराएगा और दूसरी तरफ कुछ समझौते डराएंगे। तो हम शुरू करते हैं उंगलियों पर दुनिया का सफ़र और ग्लोबल सफ़र, जहां हम आपको ले चलते हैं अमेरिका से लेकर जापान तक और ब्राज़ील से लेकर रशिया तक। अमेरिका में टैरिफ को लेकर जो ट्रंप की अपील थी उसे अमेरिका के अपीली कोर्ट ने बरकरार रखा है और टैरिफ लागू रहेंगे। हालांकि अदालत ने यह फैसला नहीं दिया है कि टैरिफ राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकारों के तहत वैधानिक हैं या नहीं, इसलिए संशय भी बना हुआ है, अनिश्चितता भी बनी हुई है। लेकिन टैरिफ फिलहाल जारी रहेंगे क्योंकि अपीली कोर्ट ने उनको स्टे नहीं किया है। दूसरी तरफ अमेरिका में अब समस्या थोड़ी बढ़ रही है इमिग्रेशन के खिलाफ विरोध को लेकर। लॉस एंजल्स में आईसीई के छापों को लेकर विरोध तेज हो गया है। नेशनल गार्ड ने 700 मरीन तैनात किए हैं। कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसम ने संघीय सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया है और अभी जब हम आपके सामने सुबह बता रहे हैं तो ये विरोध ऑस्टिन और कुछ अन्य शहरों में भी फैल गया है। अब अमेरिका में फेडरल और राज्य सरकारों के बीच सीधा टकराव शुरू हो गया है, जिस बात की आशंका ट्रंप को लेकर थी और इस ये घटनाक्रम आज पूरे दिन अमेरिका के बाजारों को और दुनिया के बाजारों को प्रभावित करेगा। लेकिन एक अच्छी खबर या उम्मीद की खबर यह है कि अमेरिका और चीन की व्यापार बातचीत जो शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की कॉल के बाद शुरू हुई थी उसमें तेजी आई है। और हम आपको बता दें कि हमारे पास जो सूचना है उस हिसाब से लंदन में इस व्यापार बातचीत में एक ताजी सहमति का खाका तय हो गया है। ये सहमति है, समझौता नहीं है। क्या कोई बड़ा समझौता होगा ये पता नहीं है, लेकिन अंतिम मंजूरी ट्रंप देंगे। आप ये जानना चाहेंगे कि कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगर आप लगातार बोनस को करीब से फॉलो कर रहे हैं, बोनस पॉइंट को कार्यक्रमों को देख रहे हैं और हमारे बाकी कार्यक्रमों को देख रहे हैं, तो हम आपको विस्तार से बता रहे हैं कि चीज़ें किस दिशा में जा रही हैं। जहां पर समझौता होने की उम्मीद है, जो संकेत हमें मिल रहे हैं उसमें यह कि चीन कुछ रेयर अर्थ मटेरियल्स के निर्यात में तेजी करेगा, यानी वो लाइसेंस तेजी से अप्रूव करेगा जिससे कि अमेरिका के उद्योगों को रेयर अर्थ मिल सके। इधर अमेरिका चिप के निर्यात के प्रतिबंधों में ढील देगा। कल हमने बोनस पॉइंट में विस्तार से बताया था कि चीन ये चाहता है कि उसके एआई चिप को मिलने वाली तकनीकों पर रोक ना लगाई जाए। अमेरिका के लिए कठिन फैसला है, लेकिन अमेरिका के पास रेयर अर्थ का कोई विकल्प नहीं है। तो सहमति का एक बिंदु यह बनेगा। दूसरा एक स्वाभाविक सी बात थी कि दोनों देश 90 दिनों तक टैरिफ की बढ़ोतरी को और रोक देंगे, लेकिन मौजूदा टैरिफ दोनों तरफ से फिलहाल जारी रहेंगे। अब इस समझौते के संकेत हैं जो हमें आज सुबह मिले हैं। पूरा ब्यौरा आज दोपहर बाद तक, शाम तक सामने होगा और तब बाजारों का रिएक्शन इस पे देखने को मिलेगा। तीसरी तरफ मस्क और ट्रंप के बीच तनाव थोड़ा पिघलता दिख रहा है। हालांकि समझौते की कोई संभावना नहीं दिख रही है, लेकिन मस्क ने लॉस एंजलिस के विरोध प्रदर्शनों पर ट्रंप की जो पोस्ट थी उस पर प्रतिक्रिया दी है, जिससे दोनों के बीच कुछ सुलह के संकेत मिल रहे हैं। ट्रंप ने भी कहा है कि मस्क से बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ट्रंप ने 48 घंटे पहले कहा था कि उनका और मस्क का रिश्ता खत्म हो चुका है, लेकिन अभी कोई मीटिंग तय नहीं हुई है। अब दूसरी तरफ चलते हैं। जिस बात की संभावना थी यूरोप में वो हो रहा है। रूस ने यूक्रेन पर 3 साल का सबसे बड़ा हमला किया है। यूक्रेन पर कल रात, परसों की रात 499 ड्रोन और मिसाइलों से हमला हुआ। इस बार यूक्रेन के बिजली घरों पर और ऊर्जा संयंत्रों को टारगेट किया गया है। कीव और ओडेशा शहर निशाने पर हैं। बाजारों के लिए रूस से एक और चिंताजनक खबर है जिसे हम आगे कमोडिटीज़ में भी देखने की कोशिश करेंगे। रूस के रोस्तोव इलाके में सूखे की खबर है और इस सूखे के कारण गेहूं की फसल पर खतरा मंडरा रहा है। गेहूं के फ्यूचर्स पर नज़र रखनी होगी। चीन के बाजार से आपको हर्ष ने बताया कि चीन के प्रमुख सूचकांक दबाव में है। चीन में डिफ्लेशन जारी है। CPI जो चीन का कंज्यूमर उपभोक्ता इंडेक्स है वो 0.1% रहा है। चीन का परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स भी टूट गया है और चीन ने के ऑटो सेक्टर में प्राइस वार तेज है। इन घटनाक्रमों का असर हमें आने वाले दिनों में चीन के बाजार पर दिखाई देगा। यूरोपीय समुदाय की तरफ चलते हैं। यूरोपियन यूनियन में चेक रिपब्लिक में एक बड़ा बिटकॉइन घोटाला हुआ है। एक डार्क वेब से जुड़े हुए मामले में 40 मिलियन की यूरो डोनेशन को लेकर चेक रिपब्लिक के कानून मंत्री, जस्टिस मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया है, जिससे वहां विपक्ष को बढ़त मिली है। पाकिस्तान से एक खबर है। पाकिस्तान ने भारत से तनाव के बीच में अपने रक्षा बजट में 20% की बढ़ोतरी करते हुए इसे करीब 2.5 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए कर दिया है, लगभग 9 बिलियन
के आसपास है। तो ये थी आज की प्रमुख वो बड़ी खबरें जो बाजारों को प्रभावित करेंगी। अब कुछ आंकड़ों की तरफ चलते हैं। विश्व बैंक ने 2025 के लिए ग्रोथ अनुमान में बड़ी कटौती की है। विश्व बैंक के आंकड़े आए हैं जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में 17 साल का सबसे खराब साल बता रहे हैं। विश्व बैंक ने कहा है कि 2025 की विकास दर करीब 2.3% रहेगी, जो कि पिछला अनुमान 2.7 साल का था। लगभग 70% अर्थव्यवस्थाओं के विकास दर के अनुमान में विश्व बैंक ने कटौती की है। जैसा हमने कहा कि 17 साल की सबसे खराब विकास दर बताई है विश्व बैंक ने। अमेरिका, जापान और यूरो जोन, इन तीनों की विकास दर में कटौती हुई। अमेरिका की विकास दर 1.4% रहेगी, यूरोप की 1% से नीचे रहेगी। चीन की विकास दर का अनुमान वहीं स्थिर है 4.5% पर 5% से नीचे है। भारत के ग्रोथ के अनुमान में 2026 का अनुमान चूंकि माना जाएगा, क्योंकि वित्त वर्ष से भारत में जीडीपी की गणना होती है, तो उसे 6.5% से घटाकर 6.3% किया गया है। इधर ब्रिटेन से खबर आई है कि ब्रिटेन में बेरोजगारी दर बढ़कर 4.6% हो गई है और मई में टैक्स बढ़ने के बाद से करीब 1.9 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं। अगली खबरों की तरफ चलते हैं, जो खबरें हमें कमोडिटी बाजार से मिल रही हैं। कमोडिटी बाजार के में जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो पहले कॉर्पोरेट खबरें ले लेते हैं। ओपनएआई और गूगल क्लाउड के बीच करीब $10 बिलियन की एक डील हुई है और इससे अब माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पर एक क्षमता कम होगी। ओपनएआई अपने कंप्यूटर सिस्टम्स की और अपने सिस्टम्स के लिए अब गूगल के क्लाउड का इस्तेमाल करेगा। मेटा की जो थ्रेड्स ऐप है उसने डायरेक्ट मैसेजिंग शुरू की है। हांगकांग और कुछ बाजारों में इसकी तैयारी शुरू हो रही है, भारत में अभी से लॉन्च नहीं किया है। यूरोपियन यूनियन ने एलन मस्क के स्पेसएक्स को चुनौती देने के लिए SES और इंटेलसेट के $3.1 बिलियन के प्लान को मंजूरी दी है। इंटेलसेट यूरोपियन यूनियन का एक प्रमुख सैटेलाइट सिस्टम है जो स्पेसएक्स को चुनौती देगा। कमोडिटी बाजार की तरफ चलते हैं। कमोडिटी बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 3.5% बढ़ी है, 66.65% के आसपास है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार में उम्मीदों से मांग बढ़ने की उम्मीद है। यूक्रेन में ड्रोन हमलों के कारण भी कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव है। नाइजीरिया की अरामको का $5 बिलियन का लोन भुगतान फंस गया है और तेल की कीमतें कम होने से नाइजीरिया को नुकसान हुआ है। अगर ये डील फंसती है या ये देर होती है तो तेल बाजार में उथल पुथल होगी। लिथियम के मामले में जिम्बाब्वे ने करीब 2027 से लिथियम के कंसंट्रेट के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। इससे लिथियम की कीमतों में तेजी की संभावना है। रूस का हाल हमने आपको बताया शुरुआत में। रोस्तों में सूखे की वजह से 2025 की गेहूं की फसल पर खतरा है। और अब हम चलते हैं क्रिप्टो बाजार की तरफ। क्रिप्टो बाजार में से बड़ी खबरें हैं। पूरी दुनिया में लिस्टेड कंपनियां बिटकॉइन खरीद रही हैं। इनके पास मौजूदा बिटकॉइन की कीमत करीब $79.5 बिलियन है। यदि आप नियमित रूप से बोनस पॉइंट को देख रहे हैं तो हमने विस्तार से आपको पिछले 2 सप्ताह पहले अर्थम में बताया था कि कैसे दुनिया की कंपनियां अपनी बैलेंस शीट में क्रिप्टो को एसेट के तौर पर शामिल कर रही हैं और अब यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में फैल रही है, जहां कंपनियां अपने एसेट्स को क्रिप्टो में बना रही हैं। क्रिप्टो डिजिटल पेमेंट नेटवर्क रिपल जापान में बड़ा निवेश करने की तैयारी कर रहा है। जापान में अभी हाल में ही जापान की सरकार ने पिछले सप्ताह अपने यहाँ क्रिप्टो नियमों को बदला है। पेमेंट एक्ट में बदलाव करके क्रिप्टो को मुख्य धारा में लाने की कोशिश की है। रिपल ने जापान में वेब3 टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देने के लिए करीब $2,000 बिलियन का $1 मिलियन का एक ग्रांट देने का फैसला किया है। चेक रिपब्लिक का बिटकॉइन घोटाला दुनिया के बाजारों में सनसनी बना हुआ है, जिसके बारे में हमने विस्तार से बताया था कि चेक रिपब्लिक के न्याय मंत्री ने बिटकॉइन में डोनेशन ली थी, बिटकॉइन में रिश्वत ली थी। इधर एक और मामला अमेरिका से आया है, जहां पर अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में यूरी गुगेन को $530 मिलियन का लगभग 4,400 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड के लिए उन पर कार्रवाई की गई है। यह माना जा रहा है कि इन्होंने रूसी कंपनियों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की थी। अमेरिकी सरकार अब इसकी सख्ती से जांच कर रही है। अब हम चलते हैं अगली खबरों की तरफ जो कॉर्पोरेट बाजार से आती हैं, खासतौर से भारतीय बाजार की दृष्टि से। ओपनएआई और क्लाउड की डील के बारे में हमने आपको बताया। मेटा के निवेश के बारे में हमने आपको बताया, जो कि थ्रेड्स में होने जा रहा है। भारत के बाजार से जो कॉर्पोरेट की प्रमुख खबरें हैं उसमें महत्वपूर्ण खबर यह है। पहली खबर हम ले लेते हैं एमफी की। एमफी ने सिप का कल आंकड़ा आया है। सिप में इनफ्लो करीब 26,688 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, लेकिन इक्विटी फंड में निवेश रिकॉर्ड निचले स्तर पर है, जो चिंता की बात है। बाजारों में उतार चढ़ाव को देखते हुए इक्विटी फंड्स में एसआईपी का निवेश घट रहा है। मारुति सुजुकी ने
अप्रैल से सितंबर के बीच अपनी ईवी प्रोडक्शन को 2/3 घटाने का ऐलान किया है। इसकी वजह है रेयर अर्थ की किल्लत है। रेयर अर्थ की सप्लाई के कारण अब मारुति के पास लंबे समय तक उत्पादन करने की क्षमता नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन से रेयर अर्थ की सप्लाई में संकट को देखते हुए भारतीय कंपनियां फोर्स मेज्योर क्लॉज इस्तेमाल करने का विचार कर रही हैं। अगर इसे इस्तेमाल किया जाता है तो उन्हें किसी तरीके के कानूनी विवादों से सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि अगर कारों की सप्लाई रुकती है तो उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं कर सकेगा। फिलहाल भारत और चीन के बीच रेयर अर्थ की आपूर्ति को लेकर कोई सहमति बनती नहीं दिख रही है। यूरोप और अमेरिका के लिए तो चीन ने थोड़ी रियायतें दी हैं। आईपीओ बाजार से खबरें हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आईपीओ जल्द आ सकता है। करीब ड्राफ्ट फाइलिंग हो गई है। रियल एस्टेट सेक्टर में भी कई नई आईपीओ आने की संभावना है। नोएडा की बीपीटीपी, M3M और गौरसंस और मुंबई का वाधवा समूह आईपीओ की तैयारी में है। अब आ गए हम आखिरी चरण में। अगले 24 घंटे में बाजार में क्या होगा, जो हमने अभी लगातार चर्चा की, अमेरिका और चीन की वार्ता का नतीजा आएगा। खासतौर पर बाजारों को उम्मीद नहीं क्योंकि बड़ी तत्काल सहमति या समझौता आएगा, पर लेकिन यह देखना होगा कि रेयर अर्थ को लेकर और चिप को लेकर दोनों देशों के बीच ने किस तरीके का मैकेनिज्म बनाया है और क्या इससे ऑटो सेक्टर के लिए, पूरी दुनिया के ऑटो सेक्टर के लिए जो रेयर अर्थ की चिंता है वो कम हो सकेगी। दूसरा, रूस का सूखा आज कमोडिटी बाजार को पर लगातार दबाव बनाकर रहेगा। दुनिया के रूस के प्रमुख कमोडिटी बाजारों में सीबार्ट पर नजर रखनी होगी। हमने जैसा आपको बताया कि नाइजीरिया में अरामको का अगर लोन डिफ़ॉल्ट होता है, अगर नाइजीरिया अरामको के लोन में डिफ़ॉल्ट करती है तो ब्रेंट की कीमतों में बड़ी उथल पुथल मुमकिन है, क्योंकि नाइजीरिया ओपेक का एक प्रमुख उत्पादक है। और इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताओं को लेकर चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से खुलकर सामने नहीं आ रही हैं। भारतीय वाणिज्य मंत्री की तरफ से कहा गया कि जो तात्कालिक समझौते हैं वो किए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी कोई स्पष्ट ढांचा निकलकर सामने नहीं आया है। आज ये अपडेट भी बाजारों को प्रभावित करेगा। तो उंगलियों पर दुनिया में आज मुंबई से इतना ही। हम वापस चलते हैं हर्ष के पास, नोएडा स्टूडियो। बहुत बहुत धन्यवाद सर।